सबसे पहले रोकड़ प्रवाह विवरण विश्लेषण यानी वित्तीय विवरण विश्लेषण की एक तकनीक है। वित्तीय विश्लेषण की जो तकनीक है उसमें से एक भाग है जिसका वर्णन किसमें दिया गया है, AS 3 में दिया गया है। तो रोकड़ प्रवाह विवरण विश्लेषण का AS यानी लेखा मानक 3 में इसका विवरण है। लेखा मानक नियम 6 की किस धारा में 133 में इसे अधिसूचित किया गया है और हर कंपनी को कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 240 के अनुसार हर कंपनी को अपनी वित्तीय विवरण में रोकड़ प्रवाह विवरण बनाना अनिवार्य किया गया है। लेकिन फिर अपवाद स्वरूप कुछ कंपनियों को बनाने से मुक्त किया गया है। जैसे एक तो हुई एक व्यक्ति कंपनी जिसे हम कहते हैं OPC 1% कंपनी, एक हो गई आपकी लघु कंपनी और एक होगी आपकी कोई निष्क्रिय कंपनी। इन कंपनियों को रोकड़ प्रवाह विवरण बनाने से क्या किया गया है, मुक्त किया गया है। बाकी हर कंपनी को अपने वित्तीय विवरण के साथ साथ रोकड़ प्रवाह विवरण बनाना अनिवार्य होता है, लेकिन कुछ कंपनियों को इससे राहत दी गई है। तो ये तो क्या है, रोकड़ प्रवाह विवरण क्या है, रोकड़ का मतलब होता है कैश और प्रवाह का मतलब है फ्लो, कैश आना और जाना। विश्लेषण की उसकी जांच करनी है। तो सबसे पहले देखो रोकड़ प्रवाह विवरण का अर्थ क्या होता है। रोकड़ प्रवाह का क्या है, स्टेटमेंट। तो कोई भी एक विशिष्ट अवधि यानी समय अवधि 1 वर्ष हो सकती है, आपने 1 महीने का चेक करना है या 1 साल का चेक करना है। और उपक्रम का मतलब व्यापार की रोकड़ और रोकड़ तुल्य। रोकड़ का मतलब अलग है, रोकड़ तुल्य अलग है। तो रोकड़ और रोकड़ जो तुल्य है इनकी बात करेंगे कि उनमें या तो होगा अंतर्वाह। अंतर्वाह का मतलब होता है इनफ्लो। इनफ्लो का मतलब होता है कैश प्राप्त होना यानी व्यापार में कैश आ रहा है, तथा या होगा कैश का बहिर्वाह यानी आउटफ्लो यानी कैश जा रहा है। यानी कोई भी संस्था एक विशेष अवधि में कितनी नकद राशि प्राप्त करती है और कितनी नकद राशि का भुगतान करती है, इस राशि को फॉर्मेट के रूप में दर्शाती है। उसी की हम क्या कहते हैं, रोकड़ प्रवाह विवरण यानी कैश फ्लो स्टेटमेंट। जिसमें अब रोकड़ का क्या है, कैश का मतलब होता है हस्तगत रोकड़ यानी आपके पास जो कैश है, कैश इन हैंड, और बैंक में जो जमा है आपकी राशि, उन सबको शामिल किया जाता है रोकड़ में। लेकिन रोकड़ तुल्य मतलब कैश इक्विवेलेंट जो होता है, कैश के इक्विवेलेंट कौन सी राशि है, तो इसकी क्या परिभाषा है, तो ये होनी चाहिए अल्पकालिक उच्च तरलता निवेश होना चाहिए। तरलता मतलब जिसमें लिक्विडिटी ज्यादा हो, निवेश हो जो तत्काल क्या हो सकते हो, रोकड़ में परिवर्तन किया जा सकता हो, जिसे जल्दी ही नकद में परिवर्तन कर सकते हैं। कितनी अवधि में, जिसे 3 माह से पहले अगर हम नकद में बदल सकते हैं जाने जाते हैं, और जिस जो अपने मूल्य में परिवर्तन की कोई उसमें क्या नहीं हो, जोखिम नहीं हो, और इसकी अवधि कम से कम 3 महीने से पहले हो। जिसमें एग्जाम्पल है कि रोकड़ तुल्य मतलब कैश इक्विवेलेंट में किसको शामिल किया गया, जैसे कोषागार बिल है, जमा प्रमाण पत्र है, वाणिज्यिक पत्र है, मुद्रा बाजार जमा है, चालू निवेश है जिसे हम अल्पकालिक विनियोग कहते हैं, या मार्केटेबल सिक्योरिटीज यानी विपणन योग्य प्रतिभूति जैसे चेक और ड्राफ्ट। ये सब किसमें शामिल होते हैं, रोकड़ में, तुल्य में। तो ये हो गया रोकड़। तो रोकड़ और रोकड़ तुल्य इन सब को शामिल कर देते तो ये हो जाता है रोकड़ और रोकड़ तुल्य। इसे कहते हैं रोकड़ और रोकड़। ये रोकड़ हो गया, ये रोकड़ तुल्य हो गया। तो रोकड़ और रोकड़ तुल्य में जो इनफ्लो होता है, जो आउटफ्लो होता है, जिसे हम विवरण में दिखाते हैं, होता है रोकड़ प्रवाह विवरण। अब आपका जो रोकड़ प्रवाह विवरण है, रोकड़ प्रवाह विवरण बनाने की 3 क्रियाएं हैं। यानी 3 क्रियाओं के आधार पर हम देखते हैं कि कैश का इनफ्लो आउटफ्लो कितना होगा। तो 3 सबसे पहले का जो नाम होगा परिचालन, या इसी का नाम है परिचालन। परिचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह।
कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। दूसरी कौन सी होगी? वित्तीय क्रियाओं से, वित्तीय क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह, वित्तीय क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंस एक्टिविटी। और तीसरी जो होगी आपकी वित्तीय, ये वित्तीय नहीं होगा, ये होगा निवेश, निवेश क्रिया, ये होगी वित्तीय क्रिया। वित्तीय और वित्तीय क्रियाओं का जो दूसरा नाम होता है वो होता है वित्त पूर्ति। क्या होता है? वित्त पूर्ति क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंस एक्टिविटी। फाइनेंस एक्टिविटी, ये तीन प्रकार की एक्टिविटी, ये तीन प्रकार की क्रियाएं हैं जिसके माध्यम से हम याद करते हैं रोकड़ प्रवाह विवरण। लेकिन ऑपरेटिंग एक्टिविटी को ज्ञात करने की दो विधियां हैं। कौन कौन सी? एक तो प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट मेथड, एक होगी प्रत्यक्ष विधि मतलब डायरेक्ट, एक होगी अप्रत्यक्ष मतलब इनडायरेक्ट मेथड। दो प्रकार की विधि, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। एक होगी इनडायरेक्ट। अब डायरेक्ट में क्या होगा कि आपने व्यापार में जो भी माल खरीद कर बेचा है, माल बेचा है, सेवा बेची है, उनसे संबंधित जो क्रियाएं हैं वो प्रत्यक्ष विधि में, और जो लाभ हानि से संबंधित है वो अप्रत्यक्ष विधि में। और ये आपकी निवेश क्रिया है, इसमें आपकी जो स्थायी संपत्ति है, स्थायी संपत्ति का क्रय और विक्रय आएगा। स्थायी संपत्ति का क्रय विक्रय, इसके अलावा जैसे लाभांश प्राप्त है या क्या हो गया ब्याज, लाभांश या ब्याज प्राप्त। लाभांश और ब्याज जो प्राप्त है वो इसी में लिखा जाता है। आपको लाभांश प्राप्त करना हो या ब्याज प्राप्त करना हो, ये किसका हिस्सा है? ये आपका इस एक्टिविटी का हिस्सा है, ये आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का हिस्सा है। ये आपकी इन्वेस्टिंग होगी, ये फाइनेंस होगी, ये इन्वेस्टिंग होगी। तो अब फाइनेंस में क्या लिखा जाएगा? फाइनेंस में लिखेंगे हम अंशों या ऋणपत्र, इनका निर्गमन या शोधन। तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि पहले जो है ऑपरेटिंग एक्टिविटी या आपको इन्वेस्टिंग, इन्वेस्टिंग में क्या करना है? जो भी स्थायी संपत्ति है खरीदना और बेचना से जो इनफ्लो और आउटफ्लो होगा, या लाभांश प्राप्त करना है या ब्याज प्राप्त करना है। स्थायी संपत्ति की बात हो सकता है कि आपने अंशों में इन्वेस्टमेंट किया है तो भी वो इन्वेस्टिंग में आएगा। उसके बाद वित्तीय या वित्त पूर्ति जो क्रिया है, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंस एक्टिविटी, इसमें अंश और जो ऋणपत्र है उसका निर्गमन, शोधन, आपने बैंक से ऋण लिया है उसका भुगतान किया है, और इसके साथ साथ आपका जो बैंक अधिविकर्ष है उसमें जो कमी वृद्धि हुई है, इंक्रीज डिक्रीज, वो भी इसमें आएगा। फाइनेंस एक्टिविटी का हिस्सा है। ये आपके ध्यान में रखना, ये है आपका कैश फ्लो।